देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 4.2। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं मार्केट का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है। We have seen in chapter 1 that people cannot have all that they want because they need to pay price for goods and services, and the resources at their disposal are scarce। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इसे चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे। लोग जो चाहते हैं, ठीक है, सामान में या कोई भी सामान, वो ज़रूरी नहीं है कि उनको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स है। मतलब हम जितना यूज़ करते जा रहे हैं वो ख़त्म होता जा रहा है, और लोगों का चाहत जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स है। यहाँ पर रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल लाइन यहाँ पर किया हुआ है, इसका मीनिंग यहाँ पर है रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर समवन टू यूज व्हेनेवर दे वांट। इसका मतलब है, और वो स्केर्स है, ठीक है। तो जो भी चीज़ चाहिए होता है उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है आपको। लेकिन यहाँ पर बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि हम लोग जो चाहे वो सारा सामान हम लोगों को मिल जाए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो सामान हम लोगों को चाहिए वो स्केर्स है और हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है। तो हम लोगों को जो पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए हम लोगों को खुद का भी, हमारे पास कितना पैसा है उस हिसाब से हम लोग सामान खरीद सकते हैं। समझ में आया? तो जैसे कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे ना कि प्राइस क्यों रखा जाता है कोई भी सामान का। जैसे कि अगर ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, सनलाइट है, ये भी ज़रूरत है, इसके बिना तो हम मर ही जाएंगे, लेकिन ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और प्लस ये अनलिमिटेड है, ये आपको मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों को पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है, ये स्केर्स नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये ख़त्म हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को पेमेंट भी करना नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग जितना चाहें इसको ले सकते हैं। लेकिन और सब जो सामान है, जो जिसको हम लोग इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं, इकोनॉमिक गुड्स का मतलब है कि जिस सामान के लिए हमको पे करना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है खरीदना, लेकिन हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास रुपए कितना है खरीदने के लिए। यहाँ पर एक बात तो ये हो गया, और दूसरी बात ये है कि सामान जो हम लोग खरीद रहे हैं वो स्केर्स है, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, ठीक है। तो जो सामान स्केर्स होता है, मतलब मान लीजिए एक सीज़न आया, उसमें मतलब हार्वेस्टिंग सीजन मैंगो का, तो शुरू में एकदम शुरुआत में आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसका कीमत रहता है पर केजी, क्योंकि उस समय कम आम पका हुआ रहता है। फिर बीच में क्या होता है, जब आम बहुत ज़्यादा हो जाता है, अवेलेबिलिटी उसका ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका कीमत घट जाता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या है, जब उसका सीज़न जाने लगता है तो क्या होता है, उसका अवेलेबिलिटी कम होने के वजह से, मतलब अब वो क्या होता है, ख़त्म होने लगता है, क्या होता है, उसका कीमत बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो हम प्राइस घटना और बढ़ने के बारे में बताए हैं, इससे मतलब है। लेकिन यहाँ पर स्केर्स, जो भी सामान स्केर्स होगा, मतलब लिमिटेड होगा, उसका कीमत रखाएगा, ठीक है। राजस्थान में आप जाएंगे डेजर्ट एरिया में क्योंकि वहाँ पर वाटर स्केर्स है, तो इसी के लिए पानी का वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पानी वहाँ पे पैसे में बिकता है,
तो प्राइस इसी हिसाब से, पहले तो रीज़न ये है कि स्केर्स है, सामान आपको कम है, वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए प्राइस रखाता है। दूसरा जो इसका रीज़न है वो है डिमांड और सप्लाई के बेस्ड पे, ठीक है। दो रीज़न ये बता दिए हैं, अब आगे पूरा इसको एलाबोरेट करके समझाएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ का जो मीनिंग है वो पूरा यही सब लिखा हुआ है, जिसको आपको रीड करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है द लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन, मतलब कुछ आपको अगर खरीदना है तो कुछ आपको होना होगा। एक सिंपल सा बात है, अगर कोई सामान खरीदना है तो आपको पैसा देना होगा। अब यहाँ पर ये इन कॉमन पार्लेंस, पार्लेंस का मतलब होता है लैंग्वेज। इन कॉमन लैंग्वेज प्राइस सिग्निफाइज द क्वांटिटी ऑफ मनी नेसेसरी टू एक्वायर अ गुड और सर्विस, ठीक है। प्राइस कॉनर्स मनी वैल्यू, देखिए प्राइस का मतलब होता है यहाँ पर मनी वैल्यू, कीमत जो हम लोग देते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ द पार्टिकल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी आर्टिकल को खरीदने के लिए जो हम लोगों का परचेजिंग पावर होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मनी के जरिए, पैसा के जरिए। जिसके पास पैसा रहेगा, ठीक है, उसी के पास परचेजिंग पावर होगा। प्राइस एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ द थिंग इन रिलेशन टू मनी, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी फॉर विच इट विल बी एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज और एक्सचेंज वैल्यू according to Ricardo means command over commodities in general और power in exchange over purchasable commodities in general, ठीक है। ये रिकार्डो के हिसाब से है। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब वो बताया है कमांड ओवर कमोडिटीज इन जनरल, मतलब आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो उस पर कमांड लेना है, ठीक है, तो एक्सचेंज में आपको उसके लिए वैल्यू पे करना पड़ेगा, ठीक है। और आज के इस वक्त में, अभी के जो वक्त है, इसमें हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका जो वैल्यू हम लोग एक्सचेंज देते हैं वो रुपए में देते हैं, पैसे में, ठीक है, मनी में देते हैं। बात समझ में आया? सिंपल सा बात है करना, ठीक है। इसी को यहाँ पर एलाबोरेट किया, डिटेल में फिर बताया हुआ है। देख लेते हैं उसको भी। We need to distinguish between two important concepts, namely value in use and value in exchange. Value in use का मतलब है, मतलब आपके लिए कितना वो आपको कितना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन के सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन को कितना ह्यूमन नीड्स को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, वो वैल्यू। वैल्यू इन एक्सचेंज और इकोनॉमिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच मे बी ऑब्टेन्ड इन द मार्केट इन एक्सचेंज ऑफ पर्टिकुलर थिंग। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वैल्यू इन एक्सचेंज और इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है कि जो भी सामान है, गुड्स है या सर्विस है, अगर हम लोगों को मार्केट से लेना है तो उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में हम लोगों को कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले के ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि एक सामान लेते थे तो दूसरा सामान लेते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब सारा चीज़ जो मेजर होता है वो रुपए में होता है, मनी में होता है, ठीक है। उसके लिए प्राइस टैग दिया रहता है। तो हम लोगों को कुछ भी खरीदना अगर होगा तो हम लोग उसका कीमत जानेंगे और वो प्राइस पे करेंगे। इसी को इस पैराग्राफ में समझाया हुआ है। अब बात करते हैं, इन इकोनॉमिक्स वी आर ओनली कंसर्न्ड विद एक्सचेंज वैल्यू। कंसिडरेशन सच एज सेंटिमेंटल वैल्यू मीन्स लिटिल इन अ मार्केट इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमिक्स में हम लोग एक्सचेंज वैल्यू से सिर्फ रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि जो भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं, जिसके लिए पे कर रहे हैं, उसी को इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है। अब सेंटिमेंटल वैल्यू क्या होता है कि मान लीजिए आयमन है, आयमन का कोई सामान है, वो सुमैया ली है, ठीक है। सुमैया बोली कि देखो तुमसे तो बहुत मोहब्बत करते हैं, तुमसे बहुत दोस्ती यारी है मेरा, तो हमको दे दो ये सामान फ्री में, ठीक है। तो ये हो गया सेंटिमेंटल वैल्यू, समझ में आया? इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये पैसा में कैलकुलेशंस नहीं हो रहा है, समझ में आया? तो exchange value is determined in the market where exchange of goods and services takes place. In our day-to-day life, we come across many references to markets such as oil market, wheat market. These have connotations of a place where buyers and sellers gather to exchange goods at the price. देखिए, exchange value भी मार्केट में चलता है। तो हम लोगों को कोई भी सामान अगर लेना होता है तो हम लोग सामान लेंगे और पैसा देंगे, तभी हम लोगों को सामान मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आज के इस अभी के जो करंट वक्त टाइम है उसमें क्या है कि अब मार्केट मतलब एक जगह का नाम नहीं है। मार्केट उसको बोलते हैं जहाँ पर एक कंज्यूमर और सेलर और बायर जो है कम्युनिकेट कर पाए, तो वो तो ऑनलाइन भी हो जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग जो निकला है उसकी वजह से पूरा मार्केट वर्ल्ड मतलब रिवॉल्यूशनराइज्ड हो गया है, मतलब रिवॉल्यूशनाइज्ड हो गया है, ठीक है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ही बदलाव आया है, रिवॉल्यूशनाइज्ड हो गया है। तो कोई भी किसी को कोई भी सामान अगर चाहिए तो वो एक क्लिक करेगा, उसके घर पे सामान आ जाएगा, समझ में आया? तो ये सब एक बेसिक सा सामान है, जो मतलब बेसिक सी बातें हैं जो हम अभी इसमें बताए हैं। अब आगे चैप्टर्स में बढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बायर्स एंड सेलर्स किसे कहा जाता है, प्रोडक्ट और सर्विस किसे कहा जाता है। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं उसे। उसमें जैसे बार्गेनिंग फॉर प्राइस, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस एंड वन प्राइस फॉर प्रोडक्ट और सर्विस एट ए गिवन टाइम, अभी सबको पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, मार्केट को क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहला है यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये आप लोग खुद से भी अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग। अभी यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है मार्केट का उसको एक एक करके पढ़ा है। On the basis of geographical area, from the marketing perspective, the geographical area in which the product sales should be undertaken has vast implications for the market. On the basis of geographical area, covered markets are classified. अब geographical area के basis पे जो market को classify किया गया है, देख लेते हैं। Local markets, when buyers and sellers are limited to a local area or region, the market is called a local market. Generally, highly perishable goods and bulky articles, the transport of which over a long distance is uneconomical, command a local market. In this case, the extent of the market is limited to a particular locality. For example, locally supplied services such as those of hairdressers and retailers have a नैरो कस्टमर बेस। देखिए यहाँ पर लोकल मार्केट से क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग जहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल है, हावड़ा में रह रहे हैं और हावड़ा में हम लोगों का यहाँ पर जैसे पिलखाना एक एरिया है, ठीक है। अब जो हाईली पेरिशेबल आइटम्स हैं जैसे कि वो सामान ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, तो वो क्या है कि एक क्योंकि जो भी रिटेलर खरीद कर लाएगा उसको पता है कि हाँ मतलब है ना ज़्यादा दूर
या मतलब होलसेल मार्केट यहाँ बगल में, यहाँ से खरीदा वो और उसको यहाँ पे ला के बेच दिया, क्योंकि उसे पता है कि हम ज़्यादा दूर ले जाके नहीं बेच सकते, यहाँ का होलसेल मार्केट से खरीदते हैं। यहाँ पर होलसेल मार्केट है हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास में, आप वहाँ से जितना कम से कम जो जितना भी लोकल मार्केट है, जैसे बाजार हो गया खाना का, ये सब क्या है लोकल मार्केट है। अब वहाँ होलसेल मार्केट से वो बहुत काफ़ी दूर तक नहीं ले जा पाएगा, इसलिए कि यहाँ हावड़ा से लेकर हम जाएंगे रिसरा में बेचने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा जल्दी, क्योंकि जो हाईली पेरिशेबल आइटम्स होता है रिसरा में बेचे या कुछ भी, क्योंकि उसको ले जाते मतलब वो सामान गल सकता है, खराब भी हो सकता है। ये एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा है यहाँ पर, ये कि ज़्यादा डिस्टेंस में वो ले जाके नहीं बेचेगा, तो यहाँ पर वही लोकल मार्केट्स में इसको बेचना पड़ेगा ताकि सामान जल्दी से बिक जाए और उसका कीमत मिल जाए उसको, ताकि सामान खराब नहीं हो। ठीक है, दूसरा है हेयर ड्रेसिंग्स वगैरह, जैसे कि ये हेयर कटिंग सैलून वगैरह होता है, ये सब क्या है, ये सब बगल में ही सब रहता है। ठीक है, हम लोगों को लोकल मार्केट्स में ही मिल जाता है, समझ में आया। जैसे कि अगर लोगों को आइस चाहिए, बर्फ़ चाहिए, तो वो भी क्या है बगल में ही मिलेगा। अब ऐसा तो है ना, आइस लेके हम जाएंगे मटिया बुरुज, रास्ते में पिघल जाएगा वो कितना, बात समझ में आया। अब है रीजनल मार्केट्स। रीजनल मार्केट्स कवर a wider area such as few adjacent cities, parts of states or cluster of states. The size of the market is generally large and the nature of buyers may vary in their demand characteristics. For example, Mekhela Chador, traditional Assamese sari, is primarily worn by women in Assam and adjoining areas. देखिए रीजनल मार्केट क्या होता है, वो क्या होता है कि एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेट है, एग्जाम्पल अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो वो स्टेट में ही वो सामान मिलता है। ठीक है, जैसे कि वाराणसी का बनारसी साड़ी हम लोग बोलते हैं, वो क्या है वो उस रीजन का वो फेमस है। ठीक है, तो वो मार्केट एरिया भी बड़ा होता है, वो समझ में आया। और वो स्टेट के बहुत सारे पार्ट्स में मिलता है, तो ये मैटर करता है इसमें। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल ये है मेखेला चादर, ये ट्रेडिशनल असमीज साड़ी है, ठीक है, जो कि असम में या उसके बगल एरियाज में मिलता है, तो इसी को बोलते हैं रीजनल मार्केट। जैसे हम लोगों का बंगाल का, कलकत्ता का मिष्टी दोई है, तो जो मिष्टी दोई और भी पार्ट में मिलता है इंडिया का, लेकिन जो हम लोगों के कलकत्ता में मिलता है वैसा कुछ जगहों पे नहीं मिलता है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों का एक रीजनल मार्केट इसका बना हुआ है। अब है नेशनल मार्केट्स। नेशनल मार्केट्स क्या है, when the demand for a commodity or service is limited to the national boundaries of a country, we say that the product has a national market. The trade policy of the government may restrict the trading of a commodity to within the country. अब नेशनल मार्केट्स क्या है कि ये मतलब सिर्फ एक देश के अंदर का जो सामान मिल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं जो नेशनल मार्केट। जो हमारे हिंदुस्तान का जो पूरा मार्केट है ओवरऑल, उसको बोला जाता है नेशनल मार्केट। समझ में आया। जैसे हम लोग कोई भी सामान मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स करके हम इंडियन है, इंडियन बनाया उसको, तो नेशनल मार्केट में क्या इसका डिमांड है, मेरा मतलब होगा कि सिर्फ इंडिया का जो देश में हम लोग रह रहे हैं, समझ में आया। और इंटरनेशनल मार्केट्स का अगर बात करेंगे तो वो क्या है, एक देश से दूसरा देश में जो ट्रेड होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे वो सोना चांदी हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब क्या है इंटरनेशनल मार्केट में सेल होता है जनरली। ठीक है,
देखिए अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताया कि जैसे लोकल मार्केट में बताया कि पेरिशेबल आइटम्स जो होता है वो सिर्फ एक जगह तक रहता है, लेकिन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी फैसिलिटीज़ कर दी गई है। ठीक है, हाईली पेरिशेबल आइटम्स भी होता है, जो जैसे फिश हो गया, तो उसको क्या है आइस वाइस दे के थोड़ा सा केमिकल वेमिकल लगा के हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो अभी जो हम लोग पढ़े ये एक नॉलेज के लिए बताया गया कि हाँ किसी किसी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो आज के स्टेट में क्या है कि हम लोग उसको सप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आया? सब्जी वगैरह भी होता है, क्या इंटर स्टेट सप्लाई तो होते ही है, बाहर दूसरे स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाता है सब्जी, तो उस तरह से पूरा फैसिलिटीज इंतज़ाम किया हुआ है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, अब टाइम के बेसिस में क्या है मार्केट देख लीजिए, अल्फ्रेड मार्शल उसको किया टाइम लिमिट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। Market period or very short period refers to a period of time in which a supply is fixed and cannot be increased or decreased. Very short period market उसको बोला जाता है ना, जहाँ पर सप्लाई फिक्स्ड है, क्योंकि ये ना घटेगा ना बढ़ेगा। जैसे किसके सामान हो गए, जैसे फ्लावर्स हुआ, फिश हुआ, एग हुआ, फ्रूट्स हुआ, which are perishable and the supply of which cannot be changed in the very short period come under this category. Since supply is fixed, very short period price is dependent on demand, and increasing demand will raise the price. देखिए, very short period market जो होता है ना, उसमें सप्लाई फिक्स्ड है। मतलब एक एग्जांपल देते हैं, 100 kg एप्पल का वो रोज सप्लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा, वो शॉर्ट पीरियड में वो चेंज हो भी नहीं सकता है। तो इसका मान लिया सप्लाई फिक्स्ड है, इसका कीमत जो है प्राइस वो अप एंड डाउन होगा डिमांड पर हुआ। डिमांड अगर ज़्यादा हो गया तो कीमत बढ़ जाएगा, डिमांड अगर कम हो गया, एकदम कोई खरीदार नहीं है मार्केट में, तो क्या होगा, रेट घटा के बिकेगा, क्योंकि ये सब पेरिशेबल है, टिकेगा नहीं। उसके बाद ये शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट है, शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड विच इज स्लाइटली लॉन्गर देन द वेरी शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मार्केट को बोला गया है कि वो थोड़ा से बड़ा है वेरी शॉर्ट पीरियड से। इन दिस पीरियड द सप्लाई ऑफ आउटपुट मे बी इंक्रीज्ड व्हाइल इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स विद द गिवन फिक्स्ड फैक्टर्स एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि सप्लाई ऑफ आउटपुट जो है ये चेंज किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे? मतलब जैसे लेबर हुआ या रॉ मटेरियल्स बढ़ाकर, ठीक है, उसी के बारे में दिया हुआ है। आपको फिक्स्ड फैक्टर्स दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको कैसे बढ़ाएंगे, लेबर उसको बढ़ा देंगे और रॉ मटेरियल। The changes in the short period prices on account of changes in demand are less compared to market period। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो चेंजेस होगा प्राइस में, वो जो हम लोग शॉर्ट वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट जो पढ़े हैं उसके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में डिमांड भी वैरी जो करता है वो कम होता है। लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या है, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स बिकम variable and the supply of commodities may be changed by altering the scale of production. As such, supply may be fully adjusted to changes in demand conditions. The interaction between long run supply and demand determines long run equilibrium price और normal price। लेकिन लॉन्ग रन के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं, उसमें सारा चीज़ वेरिएबल होता है, तो वहाँ पर क्या है कि एडजस्ट हो जाएगा आपका सारा चीज़ डिमांड के हिसाब से। अगर very long period or secular period is one when secular movements are recorded in certain factors over a period of time. The period is very long. The factors include the size of population, capital supply of raw materials,
ठीक है। ये सब जो है इसमें ये सब आता है, जैसे वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड। ये जो पीरियड है मार्केट का, ये डिपेंड होगा साइज ऑफ द पॉपुलेशन पे, ठीक है, इसका जो फैक्टर्स है, और इसमें पीरियड बहुत लंबा रहता है, ठीक है। तो अभी ये 4 पेज हम पढ़ाए हैं 4.5 तक। अगर इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछेगा वो, और इसका क्या मतलब है। आप ये नहीं कि पढ़ा दिए तो यहीं तक खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जिसको भी डाउट होगा ऑडियो मैसेज भेजेगा हमको, हम उसको फिर से समझा देंगे।